दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक करंट अफेयर का टॉपिक जो अभी रिसेंट के अंदर न्यूज़ में था। वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, ये क्या हमारे काम का है, कौन से पेपर के अंदर ये हम रिलेवेंट कर सकते हैं, सिलेबस के अंदर कौन से पेपर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से इसके अंदर से क्या पूछा जा सकता है, वो सारे एस्पेक्ट हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और इसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन वाला टॉपिक है उससे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है आपके, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स है और इसको लागू करने के लिए क्या चैलेंजेज है, वो हमारे को देखने पड़ सकते हैं। एंड कुछ कमेटीज़ ने पहले भी इसको रिकमेंड किया था और अभी जो रिकमेंडेशन है वो किस टाइप की है उसको डिस्कस करना है। देन वे फॉरवर्ड विथ बेस्ट कंक्लूजन। तो ये आपका 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है मेंस में पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स के अंदर इसके कुछ पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस कर लेंगे, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तक आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो एक हाई लेवल की एक कमेटी है गठित की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और पीएम मोदी जो है वो बहुत टाइम से मतलब अपन देखते आ रहे हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, या बहुत सारी जो और स्कीम्स भी देखें जैसे राशन कार्ड से रिलेटेड आई थी, टैक्स से रिलेटेड आई थी। तो ये आज के टाइम के अंदर जो इलेक्शन सेपरेटली हो रहे हैं, जो टर्म एंड होती है अलग अलग स्टेट की अलग अलग टाइम पे, उसको वो चाहते हैं कि सेम ही टाइम के अंदर इलेक्शन हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अभी जो 8 मेंबर की एक कमेटी बनी थी उसको, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस कमेटी के अंदर है कौन कौन, तो हेड ऑफ द कमेटी इज श्री रामनाथ कोविंद जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे। अमित शाह जी, होम मिनिस्टर। कांग्रेस लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी एंड फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद। फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एन के सिंह एंड फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी एंड ए स्पेशल इन्वाइटी दैट इज अर्जुन राम मेघवाल एज ए स्पेशल इन्वाइटी। ये मेंबर होंगे। अभी कुछ लीडर्स ने इसके लिए कुछ इसको डिक्लाइन भी किया है इन्विटेशन को, जैसे अभी रिसेंट के अंदर वापस न्यूज़ में थे, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह जी को लेटर लिखा कि भाई मैं ये जो डिक्लाइन कर रहा हूँ इन्विटेशन, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आगे होती रहेगी कौन क्या होना है। अभी तक फिलहाल जो है इसके 8 मेंबर की जो ये कमेटी बनी है अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। चलिए हम टॉपिक को समझ लेते हैं, है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज़ द वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मीनिंग ये हो गया, इसकी डेफिनेशन यदि अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो है, आप इसको इंट्रोडक्शन के अंदर ये सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का इसके अंदर ये है मेंशन कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडिया जो है साइमल्टेनियस पोल फॉर स्टेट असेंबली एंड लोकसभा, जो आज के टाइम में सेपरेट हो रहे हैं उसको एक साथ करने के लिए ये आइडिया आया है। लोकसभा और स्टेट के असेंबली के जो इलेक्शन है वो अभी सेपरेट ना होके एक साथ करना चाह रहे हैं। इस कमेटी ने यदि सही सही से ग्राउंड रियलिटी चेक करके और यदि इसके अंदर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आता है कि हाँ कर लेना चाहिए, तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर मेंबर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अभी हम इसके देख लेते हैं जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिफोर वी प्रोसीड फॉर आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यदि बात करूं तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो नॉर्म है वो 1967 तक तो था ही, पहले एक साथ ही होते थे, साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे अंटिल 1976। देन 1952 के अंदर एक साथ हुए, 1957 के अंदर एक साथ हुए, 1962 के अंदर एक साथ हुए एंड 1967 के अंदर। तो ये तो एक साथ हुए ही थे, बट ड्यू टू द प्री मेच्योर डिजोल्यूशन, अब कभी कभार जैसे कि कुछ इश्यूज़ की वजह से 1968 एंड 1969 ये दो ऐसे साल थे जहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो साइकिल था वो डिसरप्ट हो गया।
प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन की वजह से। 1970 के अंदर भी लोकसभा डिसॉल्व हुई थी प्रीमेच्योरली और इलेक्शन हुए थे 1970, देन इलेक्शन हुए थे 1971 के अंदर फॉर लोकसभा। तो ये भी एक डिसरप्शन का पार्ट है। सो द ऑल दीज इवेंट लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द साइकिल्स ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया। ये आर्टिकल आपके हिंदू में भी आ रखा है, ये आपके जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सारे न्यूज़पेपर है सब में आ रखा है। तो हमने सारे न्यूज़पेपर को एक साथ करके फिर इसका एक क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसको आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ वन नेशन। तो क्या क्या हो सकता है, आप कुछ 2 पॉइंट आप अपने एक्स्ट्रा हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, जितना मैं न्यूज़पेपर से कंपाइल कर पाया। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर या इसके एडवांटेज कह सकते हो, प्रोज कह सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर हमारे लिए क्या फ़ायदा है इसके लिए। नंबर 1 जो है सबसे बेस्ट जो है वो तो यही है, रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, जो स्टेट के ऊपर फालतू का जो ऐसा कहते हैं कि इलेक्शन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है लगता है, उस फाइनेंशियल बर्डन को ये रिड्यूस कर देगा। यदि कंटिन्यूस इलेक्शन साइकिल होगा तो स्टेट का एक्सचेकर है उसके अंदर सुधार होगा। कुछ मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है पॉलिटिकल पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है, जैसे कि 2014 का जो इलेक्शन है, 2014 के इलेक्शन के अंदर लोकसभा के जो पोल की कॉस्ट है, लोकसभा कॉस्ट ऑफ लोकसभा पोल, ये एक्सपेंडिचर लगभग इतना था 3870 CR, इतने करोड़ रुपए एक्सचेकर लगा था। 2015 के अंदर एक डेटा दे रखा है बिहार का इलेक्शन का, बिहार के इलेक्शन के अंदर एक्सचेकर 300 करोड़ का लगा था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो एस्टिमेशन किया है, ECI estimated the cost of this particular, that is 4500 करोड़। तो ओवरऑल ये तो सिर्फ एक बिहार का था, ऐसे 28 स्टेट है, उनका बहुत ज़्यादा ही होता होगा। तो ये जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल बर्डन है हम इससे कम कर सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन होने की वजह से, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर देख सकते हैं यूटिलाइजेशन, कम होगा फालतू का खर्चा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और इवन यू कैन से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो पॉलिटिकल पार्टीज है कर रही है। अब इससे क्या होगा, नंबर 1, एक तो कैंपेनिंग के ऊपर जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो कम हो जाएगा, कैंपेन जो है एक्सपेंडिचर इससे कम हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो रीजनल पार्टीज है उनको बेनिफिट मिलेगा। रीजनल पार्टीज क्या करेगी, अपने जो कम फाइनेंस को है, या आप कह सकते हो उनके फाइनेंस के जो रिसोर्स है उनको मैनेज करने में उनको हेल्प मिलेगी। तो स्मॉलर पार्टी जो है, स्मॉलर रीजनल पार्टीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, रीजनल पार्टीज के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इट विल हेल्प, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर स्मॉलर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 3 पे इसका जो फायदा है वो आ सकता है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जब इलेक्शन साइमल्टेनियस होंगे, एक साथ होंगे, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ज़्यादातर जो पोल वाले टाइम होते हैं उसमें होता क्या है, महीनों महीनों तक ये टाइम है जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है सारे के सारे रुक जाते हैं। तो इससे ओवरऑल कह सकते हैं ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से पॉलिसी जितनी भी है ना वो पैरालाइसिस हो जाती है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम लगेगा तो ये कम टाइम हो जाएगा और इसके अंदर आपका जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो पैरालाइज सिस्टम नहीं होगा। बेटर गवर्नेंस के ऊपर अपन ध्यान दे सकते हैं, बेटर गवर्नेंस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ज़्यादातर जो है गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ इलेक्शन मोड।
हम इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके अच्छे से अच्छे जो आपकी कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ या प्रोग्राम की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ हाँ चुनाव आ रहे हैं उस टाइम में जनता को इस टाइप बोलना, ये बोलना, वो बोलना, वो अलग केस है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड गवर्नेंस और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज इट विल रिड्यूस डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ। तो हम जनता के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे, एक ये पॉइंट अपन कह सकते हैं। जिससे क्या होगा, ज़्यादातर ये नहीं देखें जैसे पॉलिटिकल रैलीज है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, असेंशियल सर्विस वगैरह है वो हम डिलीवरी का मोड है वो इम्प्रूव कर लेंगे, तो ये एक इसके फेवर में हो सकता है। फिफ्थ इसके अंदर जो फेवर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर सुधार आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी इससे आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी। ज़्यादातर क्या होता है इलेक्शन वाले टाइम में स्टेट मशीनरी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल प्रोसेस के लिए मतलब ये काम करती रहती है। बहुत सारे ऑफिशियल है पोलिंग ड्यूटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो इससे क्या होता है उनका जो आधा से ज़्यादा ध्यान है वो इलेक्शन की साइड रहता है। अब जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो जो एक टेन्योर के बाद में फिक्स टाइम में होने हैं, बाकी टाइम के अंदर ये है अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं। नंबर 6 के अंदर अपन देखें इंटरनल सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी का इंप्रूवमेंट हो सकता है। कैसे कि हमारा जो ज़्यादातर के इलेक्शन वाली टाइम के अंदर बहुत सारे आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है वो डिप्लॉयड किए जाते हैं कि ताकि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है जैसे नक्सलिज्म है या फिर कोई और कम्युनलिज्म है, कोई इस टाइप का इशू जो इलेक्शन के टाइम होने के चांसेज हैं, तो हम बहुत सारी जो फोर्सेज है उसको डिप्लॉय करते हैं। तो हमारे को बार बार ये फोर्सेज का खर्चा नहीं आएगा, आर्म्ड फोर्स है वो एक अपने फिक्स काम के ऊपर ध्यान दे लेगी और बार बार इधर से उधर इन फोर्सेज का उठाव पटक नहीं होगा। फिर नंबर 7 के अंदर जो इलेक्शन और पैसा ये तो हमेशा साथ चलता है, तो इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस्ड यूज ऑफ ब्लैक मनी। जो काला धन है वो कहते हैं इससे कम हो जाएगा। जनरली क्या होता है एक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है कैंडिडेट के लिए और वो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो इससे क्या होगा जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर दूसरा अपन ये कह सकते हैं पॉलिटिकल क्लास जो है अपने इमीडिएट गेन के लिए 8 नंबर अपन इसमें ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ये ज़्यादातर क्या होता है पीपुलिस्ट मेजर की यदि मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो लोगों का इम्पेक्ट है इन पॉलिसीज़ के ऊपर इमीडिएट इलेक्ट्रल गेन के चक्कर के अंदर ये सारी हैम्पर हो जाती है। अब जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे तो इट वुड रिड्यूस द पीपुलिस्ट मेजर्स। पीपुलिस्ट मेजर की वजह से क्या होगा इन सारी पॉलिसीज़ के ऊपर कोई इम्पेक्ट ज़्यादा खास पड़ेगा नहीं और जो ऑफिशियल है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो 1-2 और देख लेते हैं, कोई भी 5-6 आपको याद रहते हैं, गुड एनफ। इंक्रीज ऑफ वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट इसके अंदर क्या होगा, लो कमीशन ने ये सब बोला है कि इससे वोटर का टर्नआउट है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज ये जनता के लिए वोट एक टाइम में एक बार ही कास्ट करना इजी हो जाएगा रादर देन हर 6 महीने से 12 महीने से अलग अलग टाइम में इलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे इजी हो जाएगा लोगों के लिए, एक बार ही इलेक्शन करने हैं जब भी टेन्योर कंप्लीट होती है। देन लास्ट फेवर इज इम्प्रूवमेंट इन सोशल हार्मनी। बहुत सारे फ्रीक्वेंट इलेक्शन जगह जगह पे हो रहे हैं, तो इससे कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कम्युनल इश्यूज है जगह जगह कंट्री में हो रहे हैं। इसकी जगह जगह अलग पोलर वर्ड बन रहा है, जैसे कि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी कुछ अलग ही टाइप की चल रही है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि कास्टिज्म स्पेसिफिकली हम बोलें तो कास्टिज्म वाले पॉइंट के ऊपर ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिलेगा, कम्युनलिज्म से बेसिस पे न्यूसेंस क्रिएट नहीं होंगे,
एंड करप्शन, ये जो सारे के सारे सोशल इश्यूज है वो कुछ हद तक लॉ कमीशन का मानना है कि ये कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन जब होगा, इट विल रिड्यूस द फॉल्ट लाइन बिटवीन द कम्युनिटीज क्रिएटेड बाय द मल्टीपल इलेक्शन। तो ये तो थे सारे फेवर के अंदर। फिर अपन देखें कि इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर। तो भाई इसके अंदर एक तो अकाउंटेबिलिटी है, वो खराब हो जाएगी। अगेंस्ट के अंदर देखें, फेवर में ना करके अगेंस्ट में देखें तो अकाउंटेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? रेगुलर इलेक्शंस जो होते हैं दे इंश्योर दैट गवर्नमेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता रहता है कि भाई गवर्नमेंट सुनेगी, बट रेगुलर इलेक्शन जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म का सा काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और फिक्स टर्म इलेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी आ जाएगी, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेज। नंबर 2 है फेडरल पावर है, वहाँ पे भी इश्यू हो सकते हैं। ज़्यादातर जो है फेडरल पावर में अंडरमाइन। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इश्यू ये हो जाता है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है ये क्या कर देंगे, ओवरशेडो कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ओवरशेडो द स्टेट इलेक्शन। स्टेट के इलेक्शन की ज़्यादा वैल्यू नहीं बचेगी, ऐसा मान सकते हैं। रीजनल पार्टीज जो है, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज, उनके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। रीजनल पार्टीज के लिए, रीजनल पार्टीज डिसएडवांटेज। साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो जो रीजनल पार्टीज के नेशनल इश्यूज है या पॉलिटिकल नैरेटिव है जो लोकल इश्यू से रिलेटेड है, तो जो रीजनल पार्टीज है वो नेशनल पार्टीज के अगेंस्ट में पैसा, इलेक्शन की स्ट्रेटजीज के बेसिस पे compete नहीं कर पाएगी और उनका घाटा हो सकता है। फिर इसके अंदर है एक अपन और देख सकते हैं नंबर 4 पे, डेमोक्रेसी की स्पिरिट जो है, डेमोक्रेसी साइमल्टेनियस इलेक्शन जब होंगे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ क्रिटिक्स का मानना है आर्टिफिशियल साइकिल ऑफ इलेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइस फॉर वोटर इज नॉट करेक्ट। यानी कि हम फिक्स कर देंगे जनता को कि भाई आपको यही करना है अभी, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे जो है अपन ले सकते हैं। एक और देख लेते हैं 5 नंबर पे, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी अब होगा क्या, हमारे पास में लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा और वो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अब जब एक ही बार होंगे तो हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे जो हैवी सिक्योरिटी फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट करेंगे और उससे लॉजिस्टिकल चैलेंज हो सकता है और इससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक अपन कह सकते हैं ये इट मे बी इंडेंजर्ड। और जो रेगुलर इलेक्शन जो है जो होते थे उसके अंदर लोगों की जो विल है वो एक्सप्रेस की जाती थी, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जो इलेक्शन सिस्टम है वो पावर ऑफ पीपल है, इसके अंदर डेमोक्रेटिक विल के अकॉर्डिंग हो या ना हो, इसमें भी हो सकता है। नंबर 6 के ऊपर लोकल इलेक्शन का जो है, लोकल बॉडी पोल, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। सो ओवरऑल कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्शन फॉर दीज बॉडीज विल बी अनदर एडिशनल एक्सरसाइज विच माइट नलीफाई द गेन्स मेड बाय साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो इनके लिए थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है। अब हमारे पास में चैलेंजेज क्या है, चैलेंजेज जो है चैलेंजेज इससे रिलेटेड क्या है, चैलेंजेज जो है एक तो वन नेशन वन इलेक्शन यदि अपन करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेज की जरूरत है, बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर चेंजेज होंगे और एटलीस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, 5 अमेंडमेंट। मैं आपके आर्टिकल मेंशन कर रहा हूं सीधा, 5 अमेंडमेंट इसके अंदर पॉसिबल है, कम से कम 5 अमेंडमेंट होने के पूरे चांसेज है। यदि अपन साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं तो 5 जो है चेंजेज होने के चांसेज है।
नंबर 1 पे जो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 83 का क्लोज 2 जो है, आर्टिकल 83 का क्लोज 2 जो है, इसके अंदर है कि जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब कुछ लोगों के तो जैसे कुछ स्टेट के तो कंप्लीट हो रही होगी, कुछ स्टेट के मतलब 1-2 साल ही हुए होंगे, तो यहाँ पे या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। एक ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इश्यू क्रिएट हो सकता है। नंबर आर्टिकल 85 का सब क्लोज 2 पार्ट बी, इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हाउस है या न्यू हाउस है, उनके जो टेन्योर है, लाइक डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो 85 जो है डिसोल्यूशन से रिलेटेड है भाई। ये तो हो गया ड्यूरेशन से रिलेटेड, ड्यूरेशन से रिलेटेड, और ये हो गया आपका डिसोल्यूशन से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड। थर्ड नंबर पे जो है आपका अंडर आर्टिकल 172 सब क्लोज 1, इसके अंदर है स्टेट असेंबलीज का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा है यहां पे, और यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर। फिर है आपका अंडर आर्टिकल 174 क्लोज 2 पार्ट बी, तो गवर्नर की पावर से रिलेटेड है। तो यहां पे प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, imposition of the president rule in states। तो एक ये भी इश्यू आ सकता है अंडर आर्टिकल 360, सॉरी इसको अपन इसमें ले सकते हैं 356, और एक अंडर आर्टिकल जो है 174, ये 172 जो है आपका डिसोल्यूशन ना होके ड्यूरेशन है, सॉरी ड्यूरेशन, एंड 174 जो है वो डिसोल्यूशन है। काइंडली करेक्ट इट, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, तो ये कुछ आर्टिकल्स जो है इसके अंदर चैलेंज कर सकते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, या फिर जो 50% ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट है वो भी हो सकता है, माइट हैव चैलेंजिंग। तो ओवरऑल जो ये है कुछ इश्यूज हो सकते हैं। या फिर लास्ट का जो आपका इश्यू है एक चैलेंजेज जो है लॉजिस्टिकल चैलेंजेज, कि इतनी ईवीएम मशीन कहाँ से व्यवस्था करेंगे। लगभग 30 लाख जो है ईवीएम एंड वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन जो है कुछ सेंट्रल फोर्सेज का मान लीजिए, तो ये बहुत सारे जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है आपके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू है भाई, हो सकता है या नहीं हो सकता है। कुछ लीगल चैलेंजेज है, फिर उसके बाद में जो भी स्टेट असेंबलीज़ की है उनको मनाना पड़ेगा कि कईयों की बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है, कईयों की अभी एंड हो रही है, कईयों की जो सेपरेट डेट है एंड की स्टार्ट की, तो सेंट्रल को या तो कुछ स्टेट को एग्री करना पड़ेगा कि उनकी टर्म को कर्टेल करके, कुछ लोगों को कुछ स्टेट की है टर्म को बढ़ा के है उनको एग्री करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। तो 3 जो चैलेंजेज है वो हमारे सामने है। आर्टिकल वाला जो है एक बार करेक्ट कर लेना, ड्यूरेशन, देन ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन के अंदर मेरी तरह आप भी कंफ्यूज मत होना। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, देन डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एंड जो इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इश्यू हो सकता है। कमेटी की यदि मैं बात करूं तो किस किस ने ये अभी तक रिकमेंड किया है, 2-3 कमेटी, ये आपके प्रीलिम्स के, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, आपका जो कोई भी सेंट्रल लेवल का हो, कमेटी का जो आपका पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। कमेटीज, एक तो 1983 की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ ECR इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट है, उसके अंदर बोला गया था वापस जो साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो सिस्टम था 1967 तक, उसको वापस लाया जाए। फिर 170th लॉ कमीशन
इसकी रिपोर्ट के अंदर 1999 के अंदर भी बोला गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात की जाए। देन थर्ड है द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये किसके पे थी? ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज लॉ एंड जस्टिस। ये पार्टी का हेड कौन थे? जस्टिस, हेडेड बाय हुम? E.M. सुदर्शना। इन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग डिमांड की थी। तो ओवरऑल जो है इसके लास्ट के अंदर अपन देख लेते हैं। इसका जो है वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जो आप कह सकते हो, वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन जो है इसका ये हो सकता है। देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ना, ये आइडिया अच्छा है, टाइम आ गया है इसका अभी लेने के लिए, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। तो बट हम इससे कंसर्न है किससे? फेडरल स्ट्रक्चर से। स्टेट और सेंटर की जो ओवरऑल कह सकते हैं या कंट्री की जो फेडरल स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हम थोड़े कंसर्न है। और हमारे को इसका करना है क्या आगे? टू बी डिस्कस्ड। ये जो मुद्दा है ये सही है और टू बी डिस्कस एंड डिबेट। प्रॉपर डिस्कस और डिबेट होने के बाद में अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, उसके बाद में जो रीजनल पार्टीज के कुछ कंसर्न है उनको भी साथ मिला के इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब जो यहाँ पे लास्ट के अंदर है, फिर प्रीलिम्स का आस्पेक्ट जो है, यहाँ से पहले 3-4 कंट्री ऑलरेडी है जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराती है। नंबर 1 बेल्जियम, स्वीडन एंड साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने यदि अप्रूव करते हैं तो ये इंडिया 4th कंट्री बन जाएगी। वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी विल सेट अनदर यूनिक एग्जाम्पल एज इंडिया विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये इसका वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल था। अभी जो ये कमेटी बनी है इसको कुछ टास्क दे रखी है, जैसे कि डेफिनेशन, जैसे इन लोगों को क्या बोल रखा है कि एक तो आपको करना क्या है कि भाई जो लोकल लेवल पे है, लॉ मिनिस्ट्री ने ये स्टार्ट किया है, इनका काम क्या है कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने देख ली, 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो इनको बोला गया है कमेटी जो मेंबर्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हमारे को यदि ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेना। उस पैनल को ये भी बोला गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या लोकसभा, स्टेट असेंबली या एग्जिस्टिंग लॉ के अकॉर्डिंग हो सकते हैं या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जो है इसके अंदर ये भी सजेशन देना है कि ये सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किस तरीके से इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और कमेटी को ऐसा भी बोला गया है कि जैसे सिंगल इलेक्ट्रोल रोल या इलेक्ट्रोल आइडेंटिटी कार्ड है वोटर्स के लिए, लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडीज, इसको कैसे मैनेज करना है, और जो लॉजिस्टिक मैन पावर रिक्वायर्ड और ईवीएम, वीवीपैट, इन सारी चीज़ों के ऊपर है। जो हमने डिसएडवांटेज देखे थे उनके ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई कैसे कैसे इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एक डिबेट और डिस्कस का मुद्दा है। अभी लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। बाकी ये आपसे मेंस के अंदर इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्योंकि ये पहले से न्यूज़ में चल रहा था और अभी है इसके ऊपर कमेटी ऑलरेडी बन गई है। अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।